Yeah, 2008, we had the third consecutive failure of the Falcon 9 rocket for SpaceX. Tesla almost went bankrupt. We closed our financing round 6 p.m. Christmas Eve, 2008. It was the last hour of the last day that it was possible. We would have gone bankrupt 2 days after Christmas otherwise. This story is about a person who born same as us, who eats same as us, who looks same as us. In fact, he is a human same as us. But today, he made himself so big, which makes me think that he has something which is different from us. Ladies and gentlemen, the story is about Elon Musk. You believe that your rocket will be the next American rocket to take an astronaut into space? I believe that is the most likely outcome, yes. When critics say you can't do this, your answer to them is, We've done this. Can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? Yes! This is what victory feels like. हमारी कहानी शुरू होती है 1995 में, जब इलॉन ने अपनी पीएचडी के स्टार्ट होने के 2 दिन बाद ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट ले लिया ताकि अपने स्टार्टअप पर अच्छे से काम कर सके। उसने अपने ब्रदर किम्बल के साथ मिलकर जिप2 की शुरुआत की 1995 में। जिप2 ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज, मैप्स और नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता था न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्रिब्यून जैसे न्यूज़पेपर्स को। जिप2 को पहले इलॉन मस्क एक कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस बनाना चाहता था, लेकिन इन्वेस्टर्स के प्रेशर के कारण इलॉन ने इसे B2B बनाया। उसके बाद 1999 में इलॉन ने जिप2 को $307 मिलियन में बेच दिया, जहां से उसे $22 मिलियन मिले। और उसी $22 मिलियन से उसने उसी साल एक नई कंपनी X.com की शुरुआत की। ये कंपनी एक ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट कंपनी था जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ईमेल बेस्ड पेमेंट्स और हाई यील्ड सेविंग अकाउंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता था। उसके बाद ईयर 2000 में X.com कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज हो गया और ईयर 2001 में X.com का नाम बदल के पेपाल रख दिया। और उसी साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इलॉन को CEO के पोस्ट से भी हटा दिया। पर अभी भी इलॉन कंपनी में एक मेजर इन्वेस्टर था और जब 2002 में eBay ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, तब इलॉन मस्क को वहां से $180 मिलियन मिले। अब यहाँ अगर इलॉन मस्क चाहता तो उस $180 मिलियन से अपनी बाकी की जिंदगी बहुत अच्छे और ऐश के साथ बिता सकता था, लेकिन इलॉन मस्क के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने उस पैसे को 2 सेक्टर्स के 3 कंपनीज में इन्वेस्ट किए। पहला सेक्टर था स्पेस, दूसरा सेक्टर था रिन्यूएबल एनर्जी। इलॉन ने $100 मिलियन इन्वेस्ट किए स्पेसएक्स नाम के एक स्टार्टअप में, $70 मिलियन इन्वेस्ट किए इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला में और बाकी के $10 मिलियन इन्वेस्ट किए सोलर सिटी नाम के एक स्टार्टअप में। यहाँ इलॉन ऐसे सेक्टर्स और ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा था जिसके बारे में उसे कुछ आइडिया नहीं था और शायद उस वक्त ये एक पागलपन था, बट इलॉन कैन क्लियरली सी द फ्यूचर इन इट। उस वक्त स्पेस सेक्टर में बोइंग जैसे बड़े प्राइवेट स्पेस कंपनीज और बड़े बड़े नेशनल स्पेस एजेंसीज थे और स्पेसएक्स ऐसा माइनर स्टार्टअप बाहर आ रहा था। और उस वक्त सभी लोग इलॉन मस्क के इस डिसीजन को पागलपन बोल रहे थे और हर तरफ से इलॉन मस्क को रिजेक्शन मिल रहा था। तो कैसे इलॉन मस्क ने माइनर स्टार्टअप को आज का मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट स्पेस कंपनी बनाया? देखो, एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है एक रॉकेट का होना। तो उसी रॉकेट को खरीदने के लिए इलॉन मस्क जहाँ पहुंचा, रशिया। जहाँ इलॉन को 3 रॉकेट्स खरीदने थे और सेलेस ने उसका प्राइस $18 मिलियन बताया। तो इलॉन ने $6 मिलियन पर रॉकेट का हिसाब लगाकर डील को क्लोज करना चाहा, पर इलॉन को शौक तो तब लगा जब सेलेस ने $18 मिलियन पर रॉकेट बताया और ये तो इलॉन के बजट के बाहर जा रहा था और रशिया से भी इलॉन को वापस खाली हाथ ही आना पड़ा। अब यहाँ इलॉन को अपना पूरा सपना टूटता नजर आ रहा था, पर इलॉन ऐसे गिव अप करने वालों में तो बिल्कुल नहीं था। हर तरह से रिजेक्शन मिलने के बाद इलॉन यहाँ एक डिसीजन लेता है और अगर यहाँ इलॉन की जगह कोई और होता तो ऐसा डिसीजन लेने का ख्याल शायद दिमाग में आता ही नहीं। इलॉन यहाँ रॉकेट्स खुद बनाने का फैसला लेता है। इलॉन को अब मार्केट में एक लूपहोल ढूंढना था और वो मिल भी गया। इलॉन ने देखा कि अगर रॉकेट को खरीदने जाओ तो वो बहुत ही महंगा पड़ता है इन कंपेयर टू अगर वो लोग पहले रॉ मटेरियल्स खरीदे और उसके बाद खुद से रॉकेट बनाए। सो ही स्टार्टेड टू गैदर द एक्सपर्ट्स एंड द मेकर्स ऑफ द रॉकेट एंड यू डोंट बिलीव ही नॉट जस्ट बिल्ड द रॉकेट, इन फैक्ट ही लॉन्च्ड इट एट अ वेरी लो कॉस्ट।
जहाँ रशियंस को एक रॉकेट लॉन्च करने में $18 मिलियन लगते थे, वहीं पर इलॉन डिड इट फॉर जस्ट $6.7 मिलियन। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुए। स्पेसएक्स की शुरुआत के 3 लॉन्चेस डिजास्टर थे इलॉन के लिए। इलॉन ने अपना पहला लॉन्च किया मार्च 24, 2006 को, फेल। दूसरा लॉन्च किया मार्च 21, 2007 को, फेल। और तीसरा लॉन्च किया अगस्त 2, 2008 को, वो भी फेल। अब इलॉन के पास और एक लॉन्च करने के पैसे बचे थे, और अगर वो फेल हो जाता तो कंपनी बैंकरप्ट। जितनी भी मेहनत अभी तक की सब बर्बाद, जितना भी पैसा अभी तक लगाया सब बर्बाद। अब यहाँ इलॉन के पास 2 रास्ते थे। पहला ये है कि बचे हुए पैसे को अपने पास रखे या किसी और कंपनी में डाले और स्पेसएक्स को बंद कर दे, या फिर रिस्क ले और फिर और एक रॉकेट लॉन्च करे। यहाँ इलॉन ने दूसरा रास्ता चुना। 28 सितंबर 2008 को इलॉन ने फैल्कन 1 को लॉन्च किया, एंड गेस व्हाट, ही डिड इट। Falcon 1 became the first privately developed fully liquid fuel launch vehicle to successfully reach the orbit. उसके बाद SpaceX ने कभी मुड़ के नहीं देखा। आज SpaceX most valuable private space company है, and now they are building the dream of Mars colonization and trying to send the first human to the Mars. So after investing $100 million in a minor space agency startup, he went to invest $70 million in an electric vehicle company, Tesla. एक ऐसा टाइम जब पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल के कार्स चलते थे। ऑटोमोबाइल मार्केट में फोर्ड्स और वोल्क्सवैगन जैसे बड़ी पेट्रोल डीजल कार्स बनाने वाली कंपनियां थी। और ऐसे टाइम पे 2003 में मार्क और मार्टिन नाम के 2 दोस्तों ने शुरू किया इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला। वो ऐसा वक्त था जब ईवी कार्स को एक मजाक माना जाता था और एक फेल बिजनेस मॉडल की तरह देखा जाता था, पर मार्क और मार्टिन को अपनी इस कंपनी पर पूरा भरोसा था। उस वक्त जब पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली गाड़ियाँ चलती थी, उस वक्त एक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना बहुत ही मुश्किल था, और मार्क और मार्टिन को भी इस मुश्किलों से गुजरना पड़ा। और तब उसी के 1 साल बाद 2004 में एक ऐसा आदमी आता है जो टेस्ला की किस्मत बदल देने वाला था। यहाँ टेस्ला में एंट्री होता है इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क एक बड़ी अमाउंट टेस्ला में इन्वेस्ट करके मार्क और मार्टिन के साथ जुड़ जाता है। अब इलॉन मस्क के सामने कई सारे सवाल और कई सारी मुश्किलें थी, जैसे एक ऐसी बैटरी का होना जो बहुत ही एफिशिएंट हो, इन्वेस्टर्स को मना के रखना और टेस्ला की पहली कार लॉन्च करना। अब इलॉन मस्क टेस्ला की पहली कार बनाने में जुड़ जाता है, और कई साल बीतने के बाद भी टेस्ला का एक भी कार लॉन्च नहीं होता है। और 2007 में इलॉन मार्टिन को भी CEO के पोस्ट से हटा देता है और खुद इसकी जिम्मेदारी ले लेता है। अब इलॉन मस्क को एक ऐसा कार बनाना था जो एडिट लोगों को पसंद आए और एक लग्जरी कार की तरह उभर के आए। और फाइनली फरवरी 2008 में टेस्ला रॉडस्टर को लॉन्च करता है, और ये फ्लॉप भी नहीं हुआ। इस कार को लोगों से भरपूर प्यार मिला। ये सब चल ही रहा था, तभी 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। Red everywhere, essentially, down by 4-5%. We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. The stock market is now down 21%. This could be the most serious recession in decades. And that means life, as most Americans know it, is about to change, in some cases dramatically. और इसका इम्पैक्ट टेस्ला पर भी पड़ा। इलॉन मस्क के लिए ये समय बहुत ही बुरा चल रहा था। एक तरफ टेस्ला की हालत बहुत ही बुरी थी और दूसरी तरफ स्पेसएक्स बैंकरप्ट होने के कगार पर था। ये वही समय था जब इलॉन मस्क के स्पेसएक्स का तीसरा रॉकेट फेल हो चुका था। हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि टेस्ला और स्पेसएक्स में से इलॉन सिर्फ एक को ही बचा सकता था, लेकिन इलॉन कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं था। अब ऐसी हालत में जब इलॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी 2009 में डेमले जो एक कार मैन्युफैक्चर कंपनी थी, उसने टेस्ला में $50 मिलियन इन्वेस्ट किए, जो टेस्ला के लिए बहुत बड़ी उम्मीद थी। अब इलॉन मस्क टेस्ला की दूसरी कार मॉडल एस बनाने में लग गया, और जब मॉडल एस बन के लॉन्च हुआ तब उन सारे लोगों के मुंह बंद हो गए जो इसको पहले एक मजाक मानते थे। अब लोगों ने टेस्ला को हल्के में लेना बंद कर दिया। रॉडस्टर और मॉडल एस के बाद टेस्ला ने मॉडल एक्स को लॉन्च किया, जो टेस्ला का सबसे महंगा कार था। और मॉडल एक्स के बाद इलॉन ने मॉडल 3 के लॉन्च का भी अनाउंसमेंट कर दिया, और लोगों को हैरानी तो तब हुई जब इलॉन ने इसका प्राइस सिर्फ $35,000 बताया, जो कि बहुत ही कम था। अब मॉडल 3 के लॉन्च के बाद टेस्ला ने मॉडल वाई को मार्केट में उतारा, और मॉडल वाई एक मैसिव सक्सेस था। आज भी टेस्ला का सबसे ज़्यादा बिकने वाला गाड़ी मॉडल वाई ही है। आज टेस्ला सिर्फ गाड़ी ही नहीं बल्कि घरों के लिए लिथियम आयन बैटरीज और ऑप्टिमस नाम का एक रोबोट भी बनाता है। आज टेस्ला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के टॉप पर बैठा हुआ है विद द वर्थ ऑफ मोर देन $900 बिलियन। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इलॉन ने सिर्फ टेस्ला पर ही नहीं बल्कि और एक कंपनी पर $10 मिलियन इन्वेस्ट किए, जो कि था सोलार सिटी। ये कंपनी घरों के लिए, बिजनेसेस के लिए या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सोलर एनर्जी सिस्टम प्रोवाइड करता है। आज इलॉन मस्क सिर्फ ये 3 कंपनी ही नहीं बल्कि वो कई सारे कंपनीज भी चलाता है, जैसे कि न्यूरालिंक, जो कि एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ब्रेन और कंप्यूटर के बीच में एक कम्युनिकेशन लिंक बनाना चाहता है बाय इंस्टॉलिंग अ चिप इन द ब्रेन। बेसिकली आई थिंक दिस इज इनिशियल स्टेज टू मेक अ साइबॉर्ग। और सिर्फ न्यूरालिंक ही नहीं बल्कि इलॉन मस्क हाइपरलूप नाम का और एक कंपनी भी चलाता है, जो ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए अंडरग्राउंड रोडवेज बनाना चाहता है।
ऑल्सो इलोन मस्क इज रनिंग अनदर कंपनी कॉल्ड स्टारलिंक, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है थ्रू सैटेलाइट्स। और यही नहीं, हम सब जानते हैं कि आज का समय और आने वाला भविष्य पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो इलोन मस्क इसमें पीछे कैसे रह सकता था? इलोन इज ऑल्सो रनिंग कंपनी कॉल्ड XAI एंड इट रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रोक 3 इन द मार्केट। We all can see Elon Musk is doing things which are futuristic. The things which seems impossible to others, he does that. Many people think that he is crazy because he does things which are crazy. Many people think that he is an alien, he is from outside the world because he does things outside the world. But think that he is impossible because he does things which seems impossible. बहुत अच्छी बात बोली किसी ने कि सदियों में एक ऐसा इंसान ज़रूर जन्म लेता है जो पूरी दुनिया को बदल देने का क्षमता रखता है। And we all know that he is that person who has ability to change the whole world. And there's no doubt he is.